नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकॉनमी टुडे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 दिन के कंबाइंड करंट अफेयर्स। क्योंकि 4 और 5 अप्रैल को देखा जाए तो ओवरऑल जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें इकोनॉमी के करंट अफेयर्स ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं आए थे। और यही वो वजह है कि आज हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 दिन के कंबाइंड करंट अफेयर्स होने वाले हैं। अब 2 दिनों में अगर देखा जाए तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ यानी हमारे सामने जो है सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं, और वो भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर से हटकर। यानी कि जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, मेन स्ट्रीम जो कन्वेंशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे द हिंदू हो गया या फिर जो आपके इकोनॉमिक द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ से हटकर हमने कुछ आर्टिकल्स लिए हैं। और ये जो आर्टिकल्स हैं वो या तो हमने फाइनेंशियल टाइम्स या फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिए गए हैं या फिर ये बिजनेस स्टैंडर्ड से लिए गए हैं। हालांकि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से आइए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल जो 4 अप्रैल को पब्लिश हुआ था वो ये है कि डिक्लेयर SORR ओवरनाइट एज अ बेंचमार्क। ये एक डिमांड रखी गई है, किसके द्वारा? हमारे देश के जो बैंक्स हैं उन्होंने ये डिमांड रखी है। किससे रखी है? उन्होंने ये डिमांड रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब ये आर्टिकल मल्टीपल लेवल्स पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स दिए गए हैं जो हो सकता है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी जैसे अनेकों एग्जाम में आपसे पूछा जा सके। अब देखिए, यहाँ ये हुआ है कि जो हमारे बैंक्स हैं, जिसमें कमर्शियल प्राइवेट बैंक हो गए, जिसमें आपके कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, आरआरबीज हो गए, ये सभी बैंक्स ने मिलकर एक रिक्वेस्ट किया है आरबीआई को कि वो जल्द से जल्द सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, जिसे SORR कहा जाता है, जो यहाँ आर्टिकल की हेडिंग या हेडलाइन में भी लिखा हुआ है, वही जल्द से जल्द इंप्लीमेंट की जाए। तो सबसे पहला हम आज डिस्कस करेंगे कि सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट क्या होता है। दूसरी बात, अगर ये ओवरनाइट रेट आ जाती है तो ये क्या करेगी? ये रिप्लेस कर देगी वेटेड एवरेज कॉल रेट को, जो कि होती है MIBOR। अब MIBOR, जिसे हम माइबोर कहते हैं, वो क्या है वो आप यहां देख सकते हैं। माइबोर का मतलब होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो ये आज का हमारा सेकंड डिस्कशन हो जाएगा, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों है, इनके ऊपर हमें कंपैरेटिव एनालिसिस भी करने वाले हैं। अब बैंक्स ये कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें SORR से या फिर SORR के ऊपर हमें शिफ्ट करना चाहिए, और हमें MIBOR यानी माइबोर को धीरे धीरे या ग्रेजुअली फेज्ड आउट कर देना चाहिए। ऐसा क्यों है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पहले क्या हुआ। पहले यानी कि पिछले साल अंत में आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप की, और उस कमेटी को ये उद्देश्य दिया गया कि वो जो रुपी इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स होते हैं कंट्री में, उसको रिव्यू करे, जिसमें माइबोर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि माइबोर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये प्रॉब्लम्स पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखी गई थी। और इंटरनेशनल मार्केट्स में माइबोर की जगह होता है लाइबोर, यानी कि वहाँ पर मुंबई को हटाकर आप लंदन लिख दीजिए, तो वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये यूज़ किया जाता है और वहाँ पर इसे लाइबोर बोला जाता है। अब वहाँ पर यानी इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, और वहाँ पर एक दूसरा नया जिसे आप कहना चाहिए सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट आ चुकी है। यूएस भी उसे यूज़ कर रहा है 2023 से, लेकिन इंडिया में भी वो नहीं आया है। और इस वजह से हमारे बैंक्स ने इसको रिकमेंड किया है, क्योंकि एक कमिटी ने इसको रिकमेंड किया है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। कमिटी ने ये कहा है कि हमें एक बेंचमार्क रेट बनानी पड़ेगी जो कि सिक्योर्ड मनी मार्केट में हो। अभी क्या होता है, अभी जो माइबोर होता है वो मोस्टली अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है जब कोलेट्रल वगैरह उसमें ज़्यादा चीज़ें ना हो। अब हम क्या करेंगे, हम एक सिक्योर्ड मार्केट में जहाँ पे कोलेट्रल्स भी होते हों, वहाँ के लिए एक ऐसी इंटरेस्ट रेट लेकर आएंगे जो कि पिछले माइबोर को रिप्लेस कर सके। अब देखिए, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आज हम तीसरी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये, और वो है ट्रेप्स। चलिए, तो आसान भाषा में समझते हैं कि जो माइबोर होता है वो क्या है, क्यों बनता है, और उसको बनने से क्या होगा। देखिए, होता ये है कि मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास एक बैंक, यानी कि बैंक ए, फिर है यहाँ पर हमारे पास बैंक बी। कई बार ऐसा होता है कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ जाती है,
बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि बैंक ए के पास काफ़ी सारा पैसा है जिसे बैंक बी की ज़रूरत थी, तो बैंक ए ने बैंक बी को 100 करोड़ पर ये 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब ये लोन जो उसने दिया वो मान के चलिए वो सिर्फ एक दिन का था, यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए ये लोन लिया गया और दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बैंक बी ने लोन लिया तो उसने ब्याज दर क्या रखी। जी हाँ, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या था। तो ये डिटरमाइन करा जाता है माइबोर से, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इसमें नाम में ही लिखा है इंटर बैंक, यानी बैंक के बीच में जो ऑफर्ड रेट होती है, ये जो रेट होती है ये ऑफर की जाती है। जी हाँ, ये आरबीआई डिसाइड नहीं कर रहा है, ये कोई एक्सटर्नल एंटिटी डिसाइड नहीं कर रही है, ये बैंक्स खुद ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। यानी कि जब भी ये ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक्स जो होते हैं वो इस रेट को डिटरमाइन करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। ये क्या करते हैं, 30 से ज़्यादा बैंक्स को ले लेते हैं, इसके अलावा ये प्राइमरी डीलर्स को भी ले लेते हैं, या वो बैंक्स जो प्राइमरी डीलर का काम कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। तो ये 30 से ज़्यादा जो बैंक है इनसे क्या किया जाएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। इनका लिया जाएगा एक तरह का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के बाद इनसे लिया जाएगा डेटा कि भाई आप सभी 30 बैंकों ने कितनी कितनी इंटरेस्ट चार्ज किया। तो यहाँ पर जो बैंक ए है वो कहेगा कि मैंने इस 100 करोड़ के लोन पर 6.5% का इंटरेस्ट चार्ज किया। ऐसे ही हो सकता है बैंक सी हो, बैंक डी हो, बैंक ई हो। ऐसे करते करते हमने 30 से ज़्यादा बैंक से पूछा और उन्होंने हमें बहुत सारे आंकड़े बता दिए। किसी ने कहा 6.25, किसी ने कहा 7%, किसी ने कहा 8%, किसी ने कहा 6%। ऐसे करते करते हमने सब के जो है वो डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि टॉप वैल्यूज़ और जो बॉटम वैल्यूज़ होती हैं, उसको हमने हटा दिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये अगर आप स्टैटिस्टिक्स थोड़े भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हटा देते हैं और जो बीच की वैल्यूज़ होती हैं उसका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। अब ये जो एवरेज होता है इसको हम बोलेंगे माइबोर। और ये सब कुछ कैसे डिटरमाइन हुआ, ये सब कुछ डिटरमाइन हुआ कि बैंक्स कैसे माइबोर इकट्ठा या कैसे माइबोर चार्ज होता है। तो ये सब कुछ बैंक्स के इंटरव्यू पर या फिर बैंक्स की पर्सनल डील के ऊपर या फिर उसके ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बैंक बदला, ऑफर बदला, बैंक बदला, रेट बदली। तो इसमें जो बैंक्स का डिस्क्रिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि जो बैंक है, ये 30 के 30 बैंक वो हमें मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हो सकता है कि ये जानबूझकर इंटरेस्ट रेट को कम रख रहे हो या जानबूझकर इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा रख रहे हो। तो इनकी एक मिली भगत हो सकती है, ये एक स्कैम हो सकता है, ये स्पेकुलेशन हो सकता है। यहाँ पर एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। तो ये बैंक्स मिलकर मैनिपुलेशन कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या थी जो कि हमने माइबोर से रिलेटेड देखी थी और इसीलिए माइबोर को हटाया जा रहा है। अब इसको रिप्लेस किससे किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा SORR से, जो ऑलरेडी रिकमेंड हो चुका है बट अभी फेज में नहीं आया है। तो आइए समझते हैं क्या है SORR। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस आपको दे दिया है कि माइबोर और SORR के बीच में क्या है। माइबोर जो है वो जून 1998 से इंडिया में चला आ रहा है। ये कॉमन रेट होती है जिसपे अनेकों बैंक एक दूसरे को पैसा लेते या देते हैं। इधर अगर देखा जाए तो ये भी वही होगा बट ये एक नया मेथड है। इसमें क्या है, इसमें हम एक बेंचमार्क रेट सेट करेंगे जो कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक ऑफर देगी और जल्द से जल्द माइबोर को रिप्लेस कर देगी। इट इज़ रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन सुब्रमण्यम कमेटी। ये स्वामीनाथन सुब्रमण्यम कमेटी हो सकता है किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए, बैंक SSC के एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो आप उसके लिए भी इसको प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो माइबोर का ड्यूरेशन होता है 1 दिन, 14 दिन, 1 महीने या 3 महीने। इस बीच कोई एक बैंक दूसरे बैंक से ब्याज पर पैसा ले सकता है। यहाँ पर अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि अभी फेज में नहीं आई है, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। यही तो रिक्वेस्ट है, राइट। बैंक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। मेथड,
कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर डेली एवरेज निकाला जाता है, 30 से ज़्यादा बैंक्स और प्राइमरी डीलर से पूछा जाता है, फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पर जो भी वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म से। ये बेसिकली देखा जाए तो कॉल मनी ही है, राइट? ओवरनाइट मनी, कॉल मनी, राइट? सो यहां पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पर रेट विल बी डिसाइडेड बाय ऑन गोइंग मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टाइट रेपोस। देखिए, अभी तक जो हमने देखा तो जो माइबोर थी वो कैसे डिटरमाइन हो रही थी? वो डिटरमाइन हो रही थी आपके एवरेज निकालकर। लेकिन जो एसओआरआर है वो कैसे डिटरमाइन होगी? वो डिटरमाइन होगी रेपो रेट से। कि जो ये बैंक्स हैं, ये जो बैंक्स हैं, राइट, जितने भी बैंक्स हमारे पास हैं, वो किस तरह से और कितना रेपो रेट डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट? तो रेपो रेट जो होती है, ये आप सभी को पता होगा, रेपो रेट एक बेंचमार्क रेट होती है। बेंचमार्क रेट वो होती है जो मिनिमम रेट मानी जाती है कि भाई इसके नीचे तो कुछ नहीं जाएगा, जो होगा इसके ऊपर ही माना जाएगा। अब आप ये भी जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो रेपो रेट को डिटरमाइन करती है, और रेपो रेट ही वो चीज़ है जो ओवरऑल हमारे पूरे देश में इंटरेस्ट रेट का बेस बनाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम ऐसा एवरेज तो नहीं निकालेंगे, तो इस एवरेज को हम कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि इसमें बैंकों की बहुत ज़्यादा मिलीभगत होती है। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे जो रेपो रेट है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करती है, उससे अब हम ये रेट निकालेंगे। रेपो के अलावा एक और चीज़ इसमें मेंशन की गई है और वो होती है ट्राई पार्टियाइड या ट्राई पार्टी रेपो। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि उसको भी इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। क्या ज़रूरत है? डेली रिक्वायरमेंट्स की। बिल्कुल, यहाँ भी वो सेम रिक्वायरमेंट है, इसको बस रिप्लेस ही तो किया जा रहा है, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर रुपी लोन पर ही होता है। जी हाँ, अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चाहिए तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये सिर्फ रुपीज़ में ही ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पर एसओआरआर में इसी वजह से रुपी लिखा हुआ है, देखिए हेडिंग में ही रुपी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सेम रहेगा। कौन कैलकुलेट करता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे फिबल भी बोला जाता है, यहां भी वही ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करेगी। यूज कहां होता है? ये जो बेंचमार्क्स हैं इनके यूजेस बहुत ज़्यादा है, और यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो माइबोर होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फ्लोटिंग रेट डिवेंचर्स, टर्म डिपॉजिट्स से बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ आपके आता है। यहाँ भी वो सेम, राइट? एक और चीज़ है जिसे आप जानते होंगे और वो होता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में, क्योंकि डेरिवेटिव्स आपको पता है कि किसी ना किसी चीज़ से डिराइव करते हैं, तो वहाँ डेरिवेटिव्स में भी जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, जो एक्सचेंज रेट चार्ज होगा, वो भी अब एसओआरआर से डिटरमाइन हो सकेगा। अब ज़रूरत आती है कि हम क्यों बदलाव लाना चाहते हैं, हम क्यों ही माइबोर पर क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो ये रीज़न ये है कि यहाँ पर स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बैंक अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो इसको हटाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जब एसओआरआर आएगा तो वो एक सिक्योर्ड मनी मार्केट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर वो डाटा लिया जाएगा जहाँ पे कोलेट्रल एक्सचेंज में आता है, क्योंकि रेपो है तो कोलेट्रल होगा, कोलेट्रल का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा। इट विल कवर 98% ऑफ द ओवरनाइट मार्केट, क्योंकि रेपो हर किसी के पास है, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास रेपो तो होगा ही, तो वो 98% मार्केट को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो लाइबोर जो हुआ करता था, जो माइबोर का ही काम था लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे होता था, उसको 2023 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और यूएस और अदर फाइनेंशियल मार्केट्स ने ऑलरेडी SOFR, देखिए इसमें और ऊपर वाले जो हमारी हेडिंग है उसमें सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है। इंडिया वाले में वो रुपी है, ताकि पता चल जाए कि वो इंडिया का है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल वर्ड लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो ट्राई पार्टी रेपो होती है या ट्रैप्स होती है, क्या होती है? मैं फिर से आपको आर्टिकल की तरफ लेके चल रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ये लिखा गया था कि ये जो नया SORR होगा ये डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? ये रेपो से और ट्रैप से डिटरमाइन किया जाएगा। अब रेपो तो हम सभी जानते हैं, राइट? ये वो रेट है जिसपे बैंक्स को लोन मिलता है RBI से, लेकिन ट्रैप्स क्या होता है? तो चलिए ट्रैप्स के बारे में समझते हैं। जो ट्रैप्स होता है ये एक स्पेशल तरह का रेपो ही है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, जहां पर थर्ड पार्टी भी होती है। यूजुअली क्या होता है? देखो, यूजुअली ये होता है कि रेपो में दो पार्टीज होती हैं, बोरोवर मान के चलते हैं आपके बैंक, और लेंडर यानी RBI, राइट? या कोई और भी हो सकता है, बैंक के बीच में हो सकता है, एक बैंक दूसरे बैंक को दे सकता है, राइट?
लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी होती है और इसको कहा जाता है एजेंट, राइट। इसे यह कहा जाता है थर्ड पार्टी एजेंट या फिर इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं, ये आपके कोलेटरल सर्विस देंगे, दो लोगों को साथ में लेकर आएंगे, एक से पेमेंट लेंगे, दूसरे का सेटलमेंट करा देंगे, राइट। सिक्योरिटीज़ को अपनी कस्टडी में रख लेंगे, या फिर जो भी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने भी दिन ट्रांजैक्शन चला उस पर देख रेख करेंगे, और इसलिए इनको मिलेगा एक छोटा सा कमीशन जिसे आप कहते हैं हेयर कट। ऑलराइट, अब ये 2018 से हमारे देश में ऑलरेडी चल रहा है। कौन ये करता है, जो सेंट्रल काउंटर पार्टी होती है, राइट, टू ऑल द ट्रेड्स फ्रॉम द ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम एंड ऑल्सो एक्ट एज ट्राई पार्टी रेपो एजेंट। जो हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसे हम CCIL कहते हैं, जहाँ पर सारे के सारे ट्रेडिंग होती है। देखिए कुछ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट, जहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जाएंगे और वहाँ पे डीलिंग करेंगे। तो ये क्या करता है, ये जितने भी एक्सचेंज होंगे, जितने भी ट्रेड होंगे, सिक्योरिटीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, उस जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसका ये सेंट्रल काउंटर पार्टी हो जाएगा। पार्टिसिपेंट कौन कौन थर्ड पार्टी रेपो में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है? जवाब है वो सभी जो रेपो खरीद सकते हैं या वो सभी जो रेपो यूज़ करते हैं। अब कौन कौन है जो रेपो यूज़ करता है? वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, NBFC जो लॉन्ग टर्म रेपो में डील करते हैं, कॉरपोरेट डीलर्स, पेंशन फंड्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक। ये सभी के सभी ऑलरेडी हमारे रेपो मार्केट में डील करते हैं, तो ये यहाँ भी ऑब्वियसली डील करेंगे ही। इनको रेगुलेशन कैसे किया जाएगा? 2018 में ट्राई पार्टी रेपो रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2018 के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रेपो बेस्ड है तो RBI ही इसका रेगुलेशन करेगा। अगर एक थर्ड पार्टी का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपके पास होगा वो है AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड यानी ARCL। ये 2021 से काम कर रही है। ये एक तरफ से लेती है, दूसरी तरफ बेच देती है। क्या क्या फंक्शंस करती हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो आपका फंक्शंस हैं उसमें मैनेजमेंट, कस्टडी, कोलेटरल सर्विसेज, पेमेंट, सेटलमेंट, ये सारे काम करती है। तो अगर कोई एक पार्टी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रेपो का खरीदना या बेचना करते हैं, या वहाँ पर कुछ कंपनीज या ये जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, तो ARCL वहाँ पर एक काउंटर पार्टी या थर्ड पार्टी रेपो या फिर ट्रेप्स के तौर पे काम करती है। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए आज हम चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे, जो कि है 5 अप्रैल 2025 यानी आज ही का दिन का आर्टिकल है। अब ये जो आर्टिकल हमने लिया है, ये लिया है हमने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से। ये कहता है कि बैंक जो हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक रिकॉर्ड डिपॉजिट किया है, और वो है 4.13 ट्रिलियन रुपीस का। कहाँ पर किया है? वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसे हम पॉपुलर नेम SDF के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यही वो कीवर्ड्स होते हैं जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, ये क्यों काम में लिया जाता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए चलिए अब हम जानते हैं। तो SDF जो होता है वो 2022 में RBI ने लागू किया था। ये एक कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है जो RBI इंप्लीमेंट करता है। कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। देखिए, जब कभी भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये तो आप सभी मानेंगे कि जैसे ही आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी कि आपका जैसे ही कैश बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और RBI का तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी एक्सेस लिक्विडिटी हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, तो बिना किसी कोलेट्रल को लिए या दिए RBI के पास कोई भी बैंक पैसा रख सकता है। जी हाँ, कोई भी बैंक जिसके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ जाती है, वो RBI के पास पैसा रख सकता है। देखिए, ये जब 2022 में आई थी, तो आप सभी को पता है कि 2022 में बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया था,
क्यों हो गया था? क्योंकि कोविड से लोग निकल रहे थे, लोग बिजनेस नहीं चला रहे थे, कोई लोन नहीं लेना चाह रहा था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उस वक्त आरबीआई ने ये नया स्कीम निकाली। इसमें 2022 में, जैसा कि मैंने कहा था, इंट्रोड्यूस किया गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट्स आर 25 बेसिस पॉइंट्स बिलो द रेपो। यानी कि जो भी रेपो रेट आपकी चल रही है, जैसे मान लीजिए आपकी रेपो रेट, अभी जो रेपो रेट चल रही है वो 6.25 थी, तो मान लीजिए जो आपकी एसडीएफ रेट हो जाएगी, अगर आपकी रेपो रेट है 6.25, तो आपके एसडीएफ कितना हो जाएगा? तो आपका एसडीएफ हो जाएगा 6%। कितना सिंपल है, राइट? ये उससे कम होगा, क्योंकि ये जो पैसा है, राइट, ये जो पैसा है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये पैसा इस एसडीएफ के अंदर आता है, राइट? ये बैंक्स लोन नहीं ले रहे हैं, ये अपने पास रखा हुआ एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख देंगे और ब्याज कमाएंगे। कितना ब्याज? रेपो से 0.25 कम। कौन एलिजिबल है? वो सभी एलिजिबल हैं जो एलएएफ के अंडर में आते हैं। एलएएफ आप सभी को पता होगा, होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वो एलएएफ ही है जिसके अंडर में रेपो ऑपरेशंस आते हैं, राइट? बेसिकली देखो, कुछ नहीं है, बैंक डिपॉजिट मनी विद आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। देखो, अगर एक आप इंडिविजुअल हो, आपके पास अचानक से, अब मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आपके पास अचानक से कहीं से भी कुछ लाख रुपए आ जाते हैं। अब आप उसको घर में नहीं रखना चाहते, हो सकता है सेफ्टी इश्यूज हो, तो आप क्या करेंगे? आप हाथों हाथ उसको ले जाएंगे और किसी बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अब आप करंट अकाउंट में नहीं, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि आपको ब्याज भी कमाना है। खाली रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं, तो ब्याज तो कमा ही लेते हैं। यही काम बैंक्स भी करते हैं। अब क्योंकि बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन गया है। 4.1 ट्रिलियन रुपीज़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अब कब अवेलेबल होता है? हर दिन अवेलेबल होता है, ओवरनाइट। यानी कि शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक, यानी ये 6.5 घंटे के लिए विंडो ओपन होती है, हर दिन होती है। हर दिन मतलब ऑल डेज, चाहे फिर संडे हो या किसी भी तरह की छुट्टी, किसी भी बैंक को अपने पास रखा हुआ एक्सेस कैश अगर डिपॉजिट कराना है तो वो वहाँ डिपॉजिट करा सकते हैं। मिनिमम लिमिट 1 करोड़ की होती है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। तभी तो आप देखिए 4.13 ट्रिलियन बहुत बड़ी संख्या है। अब अक्सर हम ये देखते हैं कि इन सभी में, चाहे रेपोज हों या किसी भी तरह की अदर रेट्स हों, आपके बैंक रेट वगैरह होती है, वहाँ एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक। जैसे मैं आपको बताऊं कि आरबीआई कह रही है कि सीआरआर 4% ऑफ एनडीटीएल है। तो ये एनडीटीएल क्या होता है? ये होता है कि किसी भी बैंक की टोटल लाइबिलिटीज में से, चाहे फिर वो खुद के पास हो या दूसरे के पास हो, उसमें से टोटल असेट्स माइनस कर दीजिए। टोटल लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ये एक तरह का कर्जा होता है, राइट? मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। समवन एल्स मनी, ये किसी और का पैसा है, राइट? टोटल एसेट का मतलब है ओन मनी, राइट? राइट, ओन या ओन मनी कह सकते हैं आप। मेरा खुद का पैसा है, तो टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल एसेट्स। तो अगर मैं अपने पूरे कर्जे में से अपना एसेट्स निकाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी जो मेरे ऊपर जो टोटल कर्जा था, राइट, जो मेरी लाइबिलिटीज़ थी, यानी कि जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं वो 100 हैं, मेरे पास जो टोटल असेट्स हैं वो 80 हैं, तो मेरी नेट लाइबिलिटी कितनी हो जाती है, राइट? वो हो जाती है 20। ये वो है पैसा जो किसी और का है लेकिन मेरे पास है, समवन एल्स मनी, राइट? हो सकता है मैं अगर बैंक हूं तो मेरे कस्टमर्स का पैसा रखा है मेरे पास, तो ये -20 में आ जाएगा। अब यही वो अमाउंट है या यही वो संख्या है जिसके बेसिस पर 4% हमें रखना होगा। तो यही है पूरा का पूरा एसडीएफ फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलेंगे, और किसी भी एग्जाम में अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप इसका आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी नॉलेज में थोड़ा सा एनहेंसमेंट हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक क्वालिटी इकोनॉमिक करंट अफेयर को पहुंचा सकें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।